डाइन का इंतकाम। राइटर फरियाद फारूक। एपिसोड नंबर 3। मगर क्यों अम्मी, जब मैं 3 साल का था तो हम गांव छोड़कर आए थे और आज तक वापस नहीं गए, क्यों? आलियान ने पूछा तो रिफत के पास कोई जवाब ना था। बोलिए अम्मी, जवाब दें। कोई वजह है ना आलियान जो तुम्हें नहीं बता सकती मैं। रिफत बैग ने मुंह फेरते हुए जवाब दिया। अम्मी, आप फजूल में क्यों टेंशन ले रही हैं? कुछ नहीं होता, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट डील है और जाना ज़रूरी है अगर। आलियान ने संजीदा लहजे में कहा। मगर आलियान मेरी। अरे क्या हुआ है रिफत साहिबा? अब वो इतना कह रहा है तो चल देते हैं ना, अनवर ने अंदर आते हुए कहा। बिल्कुल सही कहा पापा आपने। आप समझाओ ना इन्हें। आलियान अब अनवर की तरफ के नीचे इस तहखाने में ले जाना ज़रूरी है। हाँ अनवर जी, मैं तो ये भूल गई थी क्योंकि मुझे आज भी सायरा को वो रूप याद आता है। मैं एक रिवाइन हूँ तो दिल सहम जाता है। क्या हुआ पापा, कोई हल मिला? अनीस ने किताब बंद करते हुए पूछा। नहीं अनीस, राज़ जन्नात की किताब में भी इन सलेमानी किताबों को ठीक करने का कोई तरीका नहीं मिला। हबीब ने लंबा सांस लेते हुए बंद कर दी। अनीस और हबीब सुबह से बहुत सी किताबें देख चुके थे मगर दोपहर होने को थी और अभी तक कोई तरीका नहीं मिला था। हबीब मायूस होकर कुर्सी पर बैठ गया। अनीस ने जग उठाकर गिलास में पानी डाला और हबीब को दिया। पापा आप मायूस मत हों, कोई ना कोई तरीका मिल जाएगा। मैं वो सामने वाली कबर्ड पे देखता हूँ, शायद कोई किताब मिल जाए। अनीस कबर्ड की तरफ जा रहा था कि अचानक इसका पाँव फिसला और वो सीधा कबर्ड पे जा गिरा। लेकिन एकदम जोर से वो कबर्ड घूमी जैसे कोई दरवाज़ा, और अगले लम्हे अनीस और हबीब दोनों हैरान हो गए क्योंकि कबर्ड के पीछे बहुत बड़ा कमरा था। हबीब जल्दी से उठा और कमरे के पास आ गया। अनीस भी कमरे के अंदर आ गया। कमरा बहुत बड़ा था और कमरे में निहायत खौफनाक बदशक्लियों की तस्वीरें लगी हुई थीं। कमरे के दरमियान में एक बहुत बड़ी किताब रखी हुई थी और इसके ऊपर एक सुनहरी पत्थर जो चमक रहा था। चलो जल्दी करो, सारा सामान रख लिया है ना? बैग खानदान गांव के लिए निकल रहा था। सिर्फ 2 गाड़ियां ही ले जाते हैं, एक गाड़ी में आलियान, रियान, सारा और आयशा और एक में हम बड़े, अनवर बैग ने कहा। भाई साहब बिल्कुल मैक, मेरा मतलब ठीक बोल रहे हैं, अरूसा ने कहा। ठीक है पापा, चलें निकलते हैं। आलियान और रियान गाड़ी में बैठ गए। आलियान ने ड्राइविंग सीट संभाल ली जबकि सारा और आयशा पीछे बैठ गईं। अनवर लोगों की गाड़ी आगे थी। भाई आपको क्या लगता है हमारी हवेली कोई पुरानी बादशाहों वाली हवेली होगी या मॉडर्न टाइप? सर ने आलियान को कहा। आई थिंक थोड़ी बादशाहों टाइप की, आखिर हमारे दादा परदादा के ज़माने की हवेली है वो, आलियान ने जवाब दिया। गाइस जैसी भी हो, हमें वहाँ सिर्फ इंजॉय करना है और कुछ नहीं, रेयान ने कहा। अब गाड़ी गांव के रास्ते पर चलती थी। सड़क के दोनों तरफ बस बहुत बड़ा जंगल था। अरे भाई कोई अच्छा सा गाना चला दो, सफ़र को थोड़ा एंजॉय करो, अब की बार आयशा ने कहा। आलियान ने म्यूज़िक ऑन कर दिया। हॉलीवुड का कोई गाना चल रहा था मगर तभी आलियान को सिर्फ गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी। ये कैसी आवाज़? ये तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे मेरे ख्वाब में वो गुनगुनाती है, आलियान ने सोचा। यार रियान, ये म्यूज़िक चेंज करो, आलियान ने कहा। क्या भाई, म्यूज़िक चल रहा है, रियान ने कहा। आलियान को लगा अब वो सपना दिन में भी आने लगा है मगर तभी वो गुनगुनाने की आवाज़ आना बंद हो गई। ये कमरा किसका है? अनीस ने कहा। इतने सालों तक ये कमरा मुझसे भी छुपा हुआ था, हबीब बोला। लगता है इस किताब में ज़रूर कोई बात है, तभी तो जनुबा ने यहाँ छुपा कर रखा है इसे। हबीब किताब के पास जाके इसे देखते हुए बोला। हाँ पापा, मगर इसके ऊपर ये पत्थर कैसा है? अनीस पत्थर को देखकर चौंकते हुए बोला। इस पत्थर को रदवाशी पत्थर कहते हैं। ये ऐसा जादुई पत्थर है जिसे को वही उठा सकता है जिसने इसे रखा हो या फिर वो जो इसका खून हो। यानी अगर इस पत्थर को माँ ने रखा है तो मैं इसे उठा सकता हूँ, अनीस ने कहा। हाँ बिल्कुल, तुमने सही सोचा, हबीब ने कहा। अनीस आराम से ज़मीन पर बैठा और अपना हाथ पत्थर की तरफ बढ़ाया। एहतियात से बेटा। जी पापा। अनीस ने पत्थर को उठाया। पत्थर आराम से अनीस के हाथ में आ गया। तभी पूरी किताब से बहुत ज़्यादा रोशनी निकली और पूरे कमरे में फैल गई। अनीस और अभी पीछे हट गए। अब हर तरफ अंधेरा हो रहा था। गाड़ी अपने रास्ते पर रवा दवा थी। तभी रेयान बोला,
गाड़ी रोकें भाई, गाड़ी रोक के वो सामने देखें। रेयान ने सड़क के बाईं तरफ जंगल में इशारा किया। वाह यार, इतनी बड़ी कार, वो भी ऐसे जैसे बहुत से पत्थरों से बनाई गई हो, क्योंकि यहाँ कोई पहाड़ तो नहीं है। आयुष एक साथ बोले। मुझे लगता है पुराने ज़माने के लोगों का घर ऐसा होता होगा, रेयान ने कहा। चलो ना आलियान भाई, चलते हैं, सारा ने कहा। आलियान अभी भी कार को गौर से देख रहा था, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। हाँ चलो, आलियान ने आहिस्ता से कहा और गाड़ी बाहर निकल आया। वाह क्या बात है, आज तो आलियान भाई ने इजाज़त दे दी। एपिसोड नंबर 4। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस जगह को पहले कभी देखा हुआ है, आलियान ने गौर से कार को देखते हुए कहा। क्या पता भाई, जब आप छोटे हो तो चाची आपको यहाँ लेकर आई हो, रेयान ने कहा। चलो चलो इसके पास जाते हैं और अंदर से भी देखते हैं, आयशा गाड़ी से कैमरा निकालते हुए बोली। और सब इस तरफ चल दिए। सब गार के पास पहुंच गए, जो बहुत बड़े काले पत्थरों से बनाई गई थी। पुराने ज़माने में किसी ने बहुत मेहनत करके इसे बनाया होगा। सारा गार का ऊपर से नीचे तक जायज़ा लेते हुए बोली। चलो यार इसके अंदर चलते हैं, रेयान ने कहा। आयशा ने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर ली और बाकी सब ने भी अपना मोबाइल निकालकर टॉर्च ऑन कर ली और अंदर दाखिल हो गए। पूरी गार में हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। यार यहाँ तो बहुत अंधेरा है, हमारी टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ गई। ये देखो मशल, पुराने ज़माने के लोग इसी से रोशनी हासिल करते थे, आलियान ने एक तरफ मोबाइल करते हुए कहा। मेरे पास लाइटर है, इसे मैं जलाता हूँ। आलियान ने जेब से लाइटर निकाला और मशल जला दी। मशल की हल्की सी रोशनी गार में फैल गई। गार बहुत सी मशल रखी हुई थी। आलियान ने एक एक करके अब सबको जला दिया। अब गार में रोशनी फैल गई थी। वाओ, ये तो बहुत बड़ी गार है, सारा ने वाव को खींचकर बोला। गार में सामने की दीवार पे एक खूबसूरत लड़की की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी, जो आर्ट से बनाई गई थी। यार सारा, ये कितनी अमेजिंग गार है ना, आयशा सारा से मुखातिब हुई। आलियान चलता हुआ उस तस्वीर के पास पहुंचा। ऐसा लगता है इसे पहले भी कहीं देखा है, आलियान ने सोचा। तभी आलियान को ज़मीन पे एक नाखून दिखाई दिया। आलियान ने नाखून उठाया। ये नाखून बहुत बड़ा और नीला था। आलियान को कुछ याद आया। इसके छोटे से नाखून लंबे नीले हो चुके थे। ये तो वही नाखून है जिस तरह इस औरत का नाखून था। जब रोशनी नॉर्मल हुई तो हबीब और अनीस ने आंखें खोल लीं और किताब की तरफ देखा। किताब अब बिल्कुल खुल चुकी थी और इसका पहला सफ़ा सामने था, राज़े डाइन। अनीस ने किताब को देखते हुए कहा। किताब एक बहुत कदीम ज़बान में लिखी हुई गई थी, मगर अनीस और हबीब के लिए दुनिया की कोई ज़बान पढ़ना मुश्किल नहीं था। अनीस और हबीब जल्दी से किताब के पास गए और इसे उठाकर बाहर ले आए और टेबल पर आके रख दी। हबीब ने जल्दी से किताब का सफ़ा पलटा और अगला सफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया। राज़े डाइन, इस किताब को इस दुनिया की सबसे पहली ताकतवर डाइन ततवाइन ने लिखा है। इस किताब में इस दुनिया की तमाम काली ताकतों के बारे में लिखा गया है, जैसा कि चुड़ैल, डाइन, भूत, राक्षस, इन सब की कमज़ोरियों, ताकतें, इनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, सब कुछ। हबीब ने ये पढ़कर सफ़ा पलट दिया। पापा, यहाँ तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, हमें तो ये पता करना है कि सुलेमानी किताब के सफ़हात किसकी वजह से मिट चुके हैं और इनको ठीक कैसे करना है। अनीस ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, मगर इस सफ़े तमाम चीज़ों के बारे में और इसके साथ सफ़हात नंबर दिए गए हैं। इस किताब को सुलेमानी किताबों का टाइटल ढूंढो, मैं तब तक सुलेमानी किताब ले आता हूँ। हबीब जवाब देते हुए कमरे से निकल गया। डाइन, राक्षस, छलुकश, भूत, मुकाल, सरोकाल, परियां, इच्छाधारी नाग, अरे बाप, यहाँ तो इतनी चीज़ों के बारे में लिखा है ना कि पढ़ते पढ़ते हम बुढ़े हो जाएंगे। लगता है इस डाइन के पास भी कोई और काम नहीं था, अनीस ने कहा। अनीस वापस किताब में ढूंढने लगा। लो, मिल गया मिल गया। 5-6 सफ़ात पढ़ने के बाद इसे सुलेमानी किताबों का टाइटल आखिर मिल ही गया। सफ़ा नंबर 5102। अरे बाप रे बाप, इस किताब को देख के लगता नहीं इतने पेजेस हैं इसमें, अनीस ने कहा। पर वहां तक जाने में बड़ा टाइम लगेगा, हमको इसको अपनी तरीके से खोलते हैं, अनीस ने सोचा और दूसरे टेबल पर पड़ा छोटा सा पंखा उठाया और किताब के पास रख के स्विच ऑन कर दिया। पेजेस खुद ब खुद पलटने लगे। अनीस किचन से जूस ले आया और बैठकर पीने लगा।
कुछ देर में सफ़ा नंबर 5099 खुल गया। अनीस जल्दी से उठा और फैन बंद कर दिया। 2-3 सफ़े पलटने के बाद इसे इस सफ़े मिल गया। अनीस के मोबाइल पे मैसेज रिंग बजी। अनीस ने मोबाइल उठाया। पापा का मैसेज, बेटा मैं बाहर आ गया हूँ, कुछ काम है ज़रूरी, तुम तब तक तरीका ढूंढो। अनीस ने मोबाइल रख दिया और आके किताब पढ़ने लगा। सलेमानी किताब, जिन्हें सिर्फ मृदवाशी ही पढ़ सकते हैं और इनके ज़रिए बुरी मखलूक़ात, काली ताकतों और बुराई को ख़त्म करते हैं। इन किताबों में वो वज़ाइफ हैं जिनको पढ़ने से पढ़ने वाले पर किसी जादू का असर नहीं होता, मगर ये किताब सिर्फ रदवाशी पढ़ सकते हैं। इस दुनिया में वैसे तो बहुत सी डाइनें हैं, मगर इस दुनिया की एक ऐसी डाइन है जो हज़ारों सालों में एक बार पैदा होती है। वो डाइन है रिवाइन। ये डाइन, इसकी उम्र 1000 साल होती है और 1000 सालों से पहले इसको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता और ये बिल्कुल जवान रहती है। हाँ, अलबत्ता रवाइन को पत्थर बनाया जा सकता है। डायनोशी मंत्र पढ़कर पानी में मिलाकर इस डाइन पर फेंक दिया जाए तो वो एक लम्हे के लिए बेबस हो जाती है और इसी दरमियान अगर इसकी चोटी को काट दिया जाए तो इसकी सारी ताकतें चली जाती हैं और फिर इसे आग लगा दिया जाए तो ये डाइन कुछ सालों के लिए पत्थर बनकर रह जाती है। मगर इसके बाद ये कितनी ज़्यादा भयानक हो जाती है, कोई सोच भी नहीं सकता। अनीस ने रुक कर एक लंबा सांस लिया और फिर पढ़ना शुरू किया। और जब ये लौट कर आती है तो इतनी ताकतवर होती है कि इसके आने से पहले सलेमानी किताबों के सफ़ात मिट जाते हैं और दोबारा ये सही तभी होते हैं जब किसी डाइन का काला खून इस पर पड़ता है। अरे, ये बच्चों की गाड़ी पीछे कहीं नज़र नहीं आ रही हैं, कहाँ रह गए ये लोग? रिफत ने परेशान होते हुए कहा। पूरा रोड सुनसान था और पीछे कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। अरे भाभी, आप क्यों इतनी चिंता कर रही हैं? आ जाएंगे, कहीं ना कहीं रास्ते में ही होंगे, अरूसा ने कहा। अरूसा, तुम मेरी मेडिसिन साथ लाई हो? साकब ने अरूसा से पूछा। खड़ूसा? आपने मुझे खड़ूसा बोला? कत्तारपुर जाने थे, बताती हूँ मैं आपको। आपको कान खींचने पड़ेंगे मुझे, अरूसा ने उंगली दिखाते हुए कहा। अरे अरूसा, देवर जी ने अरूसा ही बोला है, तुम अपने कान में लगाना भूल गई हो, रिफत ने अरूसा के कान में उंगली मारते हुए कहा। ओह सॉरी भाभी, मैं लगाना भूल गई, अरूसा ने कहा। अरूसा के कान में थोड़ी प्रॉब्लम थी। देखा, मैंने अरूसा ही बोला था, तुम फजूल में ही इतना गुस्सा करती हो, पहले अपना कान चेक कर लेती, साकिब ने मुस्कुराते हुए तंज किया। आप तो रहने दें, क्या पता आपने मेरे ना सुनने का फ़ायदा उठाया हो, अरूसा मुंह बनाते हुए बोली। लो रिफत, आ गया तुम्हारा आलियान, अनवर ने गाड़ी के शीशे से पीछे आती हुई गाड़ी को देखा। शुक्र है खुदा का, रिफत ने गहरा सांस लेते हुए कहा। मैं ना जिससे प्यार करूँगी बिल्कुल मेरे नॉवल के हीरो जैसा होगा, वो अपनी बड़ी सी गाड़ी में आएगा, हरीम अलीना से कह रही थी। लो, आ गई, वो अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलेगा और बड़े एटीट्यूड से बाहर निकलेगा। निकल आया, वो अपने घने बालों पे हाथ घुमाएगा। हाय, घुमा दिया, इसकी नीली आंखें सबको मदहोश कर देंगी। मदहोशी तो कर दिया, वो डैशिंग स्टाइल से चलेगा। बिल्कुल। अरे क्या बोले जा रही हो अलीना, मैं क्या बता रही हूँ और तुम्हें, हरीम ने अलीना को झिंझोड़ते हुए कहा। वो देख, अलीना ने हरीम के पीछे सामने हवेली की तरफ इशारा किया। हरीम पीछे मुड़ी तो हैरान रह गई। सामने आलियान और इसकी फैमिली हवेली की तरफ जा रही थी। मेरा हीरो आ गया, हरीम की नज़रें अलियान पर ही टिक गई थी। मेरा भी। अलीना की नज़रें तो रियान पर ही जम गई थी। तुम दोनों नहीं सुधरोगी, अलीना और हरीम दोनों के कान खींचे थे। अलीना और हरीम दोनों पीछे मुड़ी तो अलीना की अम्मी रिहाना थी। अलीना और हरीम दोनों के रंग उड़े। मैंने तुम दोनों को कहा था बाड़ा साफ करो, और तुम दोनों फिर यहाँ ये रिसाला पकड़ के बैठ गई हो। नहीं अम्मी, हम तो बस अलीना के पास कहने के लिए अल्फाज नहीं थे। और तू कलमोही मेरी बेटी को भी अपने जैसे बना रही है। रेहाना ने अलीना के कान छोड़ दिया, मगर हरीम का कान जोर से मरोड़ा। नहीं खाला, मैं तो बस, हरीम दर्द से हल्का सा चिल्लाई। चल तू घर, सारा बाड़ा तू अकेली साफ करेगी, तेरे नू इंसान वाली जबान समझ नहीं आंदी। अरे अम्मी, वो कैसे? अलीना के बोलने से पहले ही रेहाना ने इसे टोक दिया। खबरदार जो तू इसकी हमदर्द बनी, जबान खींच लूंगी मैं, रेहाना ने अलीना को गुस्से से कहा और हरीम को हाथ से पकड़कर घर की तरफ चल दी। अलीना वहीं खड़ी रही।
ओ चल तेरे लिए मैं स्पेशल लिख के आवा। रेहाना पीछे मुड़ के अली